हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग मेड चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सिंपल। चलिए, तो आप बेशक से बीकॉम में हो चाहे आप बीए में हो, आप आराम से सीरीज पूरी पूरी देख सकते हो। सिंपल सर। चलिए, बस ये मेक श्योर करना कि आपकी जो बुक का नाम है वो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो। सिंपल। चलिए, आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7वां चालू, जिसका नाम है ट्रेड एंड वेलफेयर। इससे पहले हमारे ऑलरेडी 6 चैप्टर बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट से देख के आइए। ठीक है सर। चलिए, और चैप्टर चालू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, जरूरी नहीं है इस सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हो तो ज्यादा अमाउंट होता नहीं सर, 150 से 200 रुपए का अमाउंट होता है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स पे, मतलब जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल। अगर आप जल्दी से जल्दी नोट्स परचेज करते हो तो शायद आपको क्या बोलते हैं, हो सकता है कि भाई डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाए। सिंपल। हाँ जी, क्यों डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप आराम से पेमेंट करके नोट्स परचेज करते हो। ज्यादा अमाउंट होता नहीं, 150 के आसपास होता है, 150 से 200 आप आराम से परचेज कर लोगे। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है ट्रेड एंड वेलफेयर चैप्टर के अंदर। भैया हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो हम सीधी बात हम समझेंगे कि ट्रेड क्या चीज होती है। ठीक है, एक देश को ट्रेड की नीड, ट्रेड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। सिंपल। चलिए, उसके बाद हाउ ट्रेड इंक्रीज वेलफेयर। ट्रेड से किसी देश की भलाई कैसे होती है, किसी देश को फायदा कैसे मिलता है ट्रेड करने से। सिंपल। तो ये समझने वाले सबसे पहला कंसेप्ट आपको यही समझना है, जो कि एग्जाम में आया भी है। आपके 4 से 6 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको समझना है डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी जब आप करने जाते हो, एक देश जब दूसरे देश से ट्रेड करने जाता है तो वहां पे कौन कौन से फैक्टर जो है जो उनको अफेक्ट करते हैं। सिंपल। चलिए, उसके बाद हम समझेंगे ट्रेड के साथ कैसे देश होते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम में आते हैं, और ट्रेड के बिना इक्विलिब्रियम में कैसे आते हैं देश, उनके बारे में समझेंगे। सिंपल। चलिए, उसके बाद तीसरा टॉपिक आपको समझना है विनर और लूजर क्या होते हैं। विनर यानी कुछ ऐसी कंट्री होती है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं और वहां पे जीतती हैं, यानी अच्छे तरीके से उनको कंपटीटिव एडवांटेज मिलता है अपनी इकोनॉमी के लिए। सिंपल। तो विनर कौन बनता है और लूजर कौन होता है ट्रेड के अंदर, वो समझेंगे। सिंपल। लास्ट टॉपिक आपको समझना है केसेस ऑफ टैरिफ, यानी जब टैक्स लगते हैं तब ट्रेड कैसा इफेक्ट होता है वो आपको समझना है। सिंपल। जैसे आपने 4 टॉपिक खत्म कर दिए, वैसे ही आपका जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो चालू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक, हाउ ट्रेड इंक्रीज वेलफेयर। सबसे पहला टॉपिक आता है भाई ट्रेड क्या होता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी ट्रेड क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे सर ट्रेड क्या होता है? ट्रेड कुछ नहीं होता सर, एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना, सामान खरीदना और बेचना, इसी को तो बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार करना। सिंपल सर, कोई सामान लेना और कोई सामान देना। सिंपल। तो ट्रेड क्या होता है सर? हाँ जी, इट इज एन एक्सचेंज। ये क्या है? एक एक्सचेंज है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ए पर्सन, या फिर पर्सन की जगह फ्रॉम ए बायर और सेलर। तो ट्रेड क्या है? ट्रेड मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना, बदलना, चेंज करना, एक देश को बेचना या फिर एक देश से खरीदना। अब जरूरी है देश के बाहर ही हो, हमेशा कुछ हो सकता है कि मैं और आप परचेज करना चाहें, कुछ ट्रेड करना चाहें। सिंपल। तो वो भी ट्रेड पॉसिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन कई बार यहीं पे पूछ लेता है आपको बताने के लिए कि बताइए कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। क्या पूछ लेगा? इंटरनेशनल ट्रेड। अब मेरे को लगता नहीं सर कि इन सब की डेफिनेशन मेरे को लिखवाने की जरूरत है, आप बड़े इतने हो चुके हो कि आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हो। तो समझ के आराम से लिखना। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो, जब आप विदेशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपल। जब आप अब्रॉड से, विदेशों से, अपने देश के अलावा बाकी देशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो, सामान खरीदते और बेचते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपल। अब मेन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे मेन अपना क्वेश्चन क्या था? अपना मेन क्वेश्चन था हाउ ट्रेड इंक्रीज वेलफेयर। जो ट्रेड है वो वेलफेयर कैसे बढ़ाता है, ट्रेड करने से किसी देश को फायदा कैसे मिलता है। सबसे पहली चीज देखो, आपको ये बात पता है कि सात, ये पांचों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी कुछ उंगलियां जो होती है ज्यादा पावरफुल होती है, कुछ कम पावरफुल होती है, कुछ जल्दी फास्ट काम करती है, कुछ स्लो काम करती है। समझे? किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, मतलब सब में डिफरेंस है कुछ ना कुछ। सेम ऐसे ही देश होते हैं। कुछ देश ऐसे होते हैं जो ज्यादा डेवलप हो रहे होते हैं अच्छे तरीके से, कुछ देश ऐसे होते हैं जो थोड़े से अनडेवलप होते हैं। सिंपल। कुछ डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, सिंपल से, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। तो अलग अलग तरीके के देश होते हैं। कुछ रॉ मटेरियल बनाने में या फिर कह सकते हो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने में ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं।
कुछ देश ऐसे हैं जो कि क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन करने में, फिनिश गुड्स बनाने में ज्यादा क्या बोलते हैं एक्सपर्ट होते हैं। तो अलग अलग तरीके से कंट्रीज होती हैं, अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे मेन बात, सबसे पहला फायदा ट्रेड से क्या मिलता है? सबसे पहला फायदा मिलता है ट्रेड से कि आपको टेक्नोलॉजी मिल जाती है। सिंपल, जैसे मैंने बताया कुछ ऐसी कंट्रीज भी होती हैं जो डेवलप नहीं होती है, यानी उनके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती। जैसे इंडिया के अंदर 2G 3G 4G के बाद अब 5G आ चुका है। सिंपल, लेकिन कुछ कंट्रीज अब आपको ऐसी भी मिलेंगी अभी भी जहां पे 2G भी नहीं चल रहा। सिंपल, तो वहां पे ना क्या बोलते हैं किसकी कमी है? टेक्नोलॉजी की कमी है। जब आप एक देश दूसरे देश से जब ट्रेड करता है तो वो जो देश है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो करते हैं, लेकिन किस चीज का? टेक्नोलॉजीज का, अपनी सर्विसेज का। समझे? तो आपको नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज मिल सकती हैं जिससे देश की क्या होगी? भलाई होगी, वेलफेयर होगा। सिंपल से, तो ट्रेड करने से आपको क्या मिलती है? अच्छी अच्छी नई नई टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी जो कि आपका देश जो है वो डेवलप करने में बहुत साल लगा देता। समझे? आगे चलते हैं। दूसरी चीज, रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके देश में नहीं पाए जाते, तो आप कहां से मंगा सकते हो? विदेशों से मंगा सकते हो, वहां से ला सकते हो। सिंपल है सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे देश में मान लो किसी चीज की कमी पड़ रही है, जैसे तो हमारे देश में कुछ कमी है नहीं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल ये सब हमारे देश में खाने कम है, इन सब की तो हमें बाहर विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो अगर हम विदेशों से इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी सामान, तो उसके लिए कोई भी रिसोर्सेज लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो ट्रेड से हमें क्या मिलता है? हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। तो हमें ट्रेड से रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों चीजें मिलती हैं। सिंपल। तीसरी चीज, तीसरा फायदा क्या है ट्रेड करने से? हमको मिलेगा एब्सोल्यूट और साथ ही साथ कंपेरेटिव एडवांटेज। हमें क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट और कंपेरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज सर ये मैं पहले ही टॉपिक करवा चुका हूं, पूरा चैप्टर करवाया था। दूसरा चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए पहले देख के आइए। सिंपल। तो एब्सोल्यूट और कंपेरेटिव एडवांटेज खाली ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब क्या होता है? जो आप सामान बेचना चाहते हो, आपको वो सामान बिक रहा है और जो अपने देश में बिक रहा है उस प्राइस से ज्यादा प्राइस आप विदेशों में बेच रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट एडवांटेज। जो आप सामान बेचना चाहते हो वो बिक रहा है और वो अच्छे प्राइस पे, तो आपको क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट एडवांटेज। सिंपल से। चलिए, उसके बाद कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होता है? कंपेरेटिव एडवांटेज मतलब होता है बाकी जो देश बेच रहे हैं, बाकी जो देश बेच रहे हैं उनके कंपैरिजन में अगर आप ज्यादा माल बेच पा रहे हो तो कंपेरेटिव एडवांटेज मिल जाता है। सिंपल। या फिर आप कह सकते हो आपका जो देश है वो इस तरीके का प्रोडक्शन कर रहा है जो बाकी देश वाले करने के लिए उनको कॉस्ट क्या पड़ती है प्रोडक्ट में? ज्यादा लगानी पड़ती है। समझे? तो आपको वहीं पे कंपेरेटिव एडवांटेज मिल जाता है कि आप सस्ते दाम पे वही प्रोडक्शन ज्यादा कर पाते हो। जैसे चाइना, चाइना देखो सस्ते दाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। सिंपल सर, बहुत सारा मैन्युफैक्चर कर देता है सामान, ठीक है, और वो कहाँ पे बेच देता है? विदेशों में। क्या हमारे देश वाले उतने कम दामों पे क्या प्रोडक्शन कर पाएंगे? उतनी कॉस्ट कम पड़ेगी जितनी चाइना को पड़ रही है? नहीं। तो चाइना के पास क्या है? कंपेरेटिव एडवांटेज, यानी बाकी देशों की तुलना में वो ज्यादा अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से एक्सपोर्ट कर सकता है अपने प्रोडक्ट को। सिंपल सर। तो ये कंपेरेटिव एडवांटेज है जो कि हमें फायदा मिलता है। तो ये थे फायदे जो हमें ट्रेड करने से मिलेंगे। ये क्या है? वेलफेयर जो हमें किससे मिलेगा? ट्रेड करने से। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में आता है वो आपका खत्म होता है। सिंपल इतना। आगे चालू करते हैं। अगले टॉपिक का नाम आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो समझिए, इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम एक देश दूसरे देश से कोई ट्रेड करना चाहता है सामान, तो उसमें आते हैं बहुत सारे डिटरमिनेंट्स। सबसे पहला, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो पहले तो समझते हैं विदाउट ट्रेड। अगर हम विदेशों से कोई ट्रेड नहीं करते, अगर हम विदेशों से कोई ट्रेड नहीं करते, कोई लेन देन नहीं करते, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? तब इक्विलिब्रियम में कैसे डिसाइड किया जाता है प्राइस वाइज, सब चीज डिसाइड कैसे करते हैं? समझिए, अगर हम ट्रेड नहीं करते विदेशों से, कोई लेन देन नहीं करते हम विदेशों से, अपने ही देश में ट्रेड करते हैं, तो हम, आपको पता है पहले से ही, यहाँ पे मैं शो करूंगा प्राइस, यहाँ पे मैं शो करूंगा क्वांटिटी। सिंपल। चलिए, अगर मैं अपने ही देश में सामान बेचता हूँ, विदेशों में नहीं बेचता, तो ये बनेगा हमारा डिमांड कर्व। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। इसको हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक सप्लाई, ठीक है, और ये बनेगा हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है, इसको बोल सकते हैं डोमेस्टिक डिमांड। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब ये होता है हमारा डिमांड कर्व, ये होता है हमारा सप्लाई कर्व, और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं? बराबर, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। इतना समझ में आ गया? यहीं पे जो है मार्केट जो है वो प्राइस डिसाइड कर देती है कि इतना प्राइस रहेगा और इतनी क्वांटिटी हम सेल करेंगे। सिंपल इतना, बहुत अच्छे। अब सुनिए, अगर इतना प्राइस मार्केट ने डिसाइड कर दिया है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए डिमांड के लिए, कंज्यूमर अगर कोई इतना प्राइस देने को तैयार था, अगर कोई कंज्यूमर इतना प्राइस देने को तैयार था इतनी सी क्वांटिटी के लिए, और उसे प्राइस क्या मिल रहा है? नीचे। मार्केट वाले क्या कर रखे हैं? प्राइस घटा के बेच रहे हैं सामान।
सिंपल। तो यहाँ पे कंज्यूमर को इस एरिया में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया दिखाता है कंज्यूमर के सरप्लस को। किसको दिखाता है, कंज्यूमर सरप्लस। और वहीं पे प्रोड्यूसर जो है वो इतने में सामान बेच रहा है। एक प्रोड्यूसर मान लो मैं हूं, तो मैं अगर कोई मेरे को 50 रुपए देता तो मैं इतनी क्वांटिटी बेचने को तैयार था, लेकिन मार्केट के इक्विलिब्रियम की वजह से, क्योंकि मार्केट ने प्राइस ज्यादा डिसाइड किया है, इसलिए मेरे को भी प्राइस क्या मिल रहा है, ज्यादा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अच्छा बेचूंगा, ज्यादा सामान बेचूंगा, और ये मेरे को क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट। सिंपल। तो ये वाला जो एरिया है पूरा पूरा, ये किसको शो कर रहा है, ये वाला एरिया दिखा रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस को। इतना समझ आ गया। ये जो लाइन के ऊपर वाला एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस को शो करता है, और ये लाइन के नीचे वाला एरिया किसको शो करता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा छोटा, अगर आपको दिख जाए तो ठीक है, बढ़िया है, प्रोड्यूसर सरप्लस, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंज्यूमर सरप्लस। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये है मेन लाइन जो इक्विलिब्रियम प्राइस की लाइन है, और यहीं पे प्राइस क्या हो रहा है, डिसाइड। इतना सिंपल। इस तरीके से अगर कोई ट्रेड ना हो किसी देश के अंदर, तो डिमांड और सप्लाई की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। सिंपल, बढ़िया। अब अगर किसी देश के अंदर ट्रेड होता है, तब वहां पे इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है वो चेक करना है, और साथ ही उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ट्रेड। पहले कुछ छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी का टॉपिक है, एक बार समझ लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट्स ऑफ ट्रेड, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से हमारी ट्रेड अफेक्ट होती है। कभी हम ट्रेड ज्यादा करना चाहते हैं, कभी हम ट्रेड कम करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसी। कौन सी गवर्नमेंट, डोमेस्टिक गवर्नमेंट, डोमेस्टिक गवर्नमेंट पॉलिसी। सिंपल। तो कई बार जो रहता है ना, हमारे देश की गवर्नमेंट ही ना हम पे कुछ ऐसी ऐसी पॉलिसी लगा देती है जिससे हमारा विदेशों में सामान बेचना ना क्या हो जाता है, मुश्किल। तो अगर गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ पॉलिसी लगा रखी है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे भाई, जिससे हमारी एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी। सिंपल, हमारा ट्रेड अफेक्ट होगा। लेकिन कई बार अगर गवर्नमेंट हमको सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करने से हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से बेच पाएंगे सामान। सिंपल, जिससे ट्रेड क्या होगा, अच्छा होगा। तो कई बार गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो हमारे ट्रेड को अफेक्ट करती है। सिंपल। दूसरी चीज, कल्चर। क्योंकि अब हम विदेशों में बेचने जा रहे हैं, दूसरे देशों में बेचने जा रहे हैं, तो वहां का कल्चर भी देखना पड़ेगा। अगर वहां का कल्चर हमारे देश के कल्चर से अलग है, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वहां पे कल्चर के हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रहा है, मतलब अच्छा बैठ नहीं पा रहा, तो ट्रेड क्या होगा, हमारा अफेक्ट होगा। सिंपल, बढ़िया। तो हमें वो जो प्रोडक्ट बेचना है वो उनके कल्चर के हिसाब से भी बेचना पड़ेगा। तीसरी चीज, फॉरेन पॉलिसी। जो विदेशी गवर्नमेंट है उनकी भी आपको पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, जिस हिसाब से वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उनके साथ ट्रेड करना पड़ेगा। सिंपल, बढ़िया। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बात आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सर। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर विदेशों के कंपैरिजन में अगर आपके देश में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, यानी कि अगर आपको ज्यादा महंगा पड़ रहा है सामान बनाना, तो फिर आप विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। सिंपल। और वहीं पे अगर आप विदेशी कंपैरिजन में अपने देश में सस्ते में माल बना लेते हो, कम कॉस्ट पे आप प्रोडक्शन कर लेते हो, तो आप विदेशों में आराम से बेच सकते हो। तो कई बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या कर देता है, अफेक्ट करता है हमारे ट्रेड को। तो ये हमने समझे ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से या तो ट्रेड बढ़ेगी या फिर ट्रेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपल। अब हम चलते हैं कि अगर विदेशों में हम ट्रेड करने जा रहे हैं, तो वहां पे प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है। जैसे कि आपको पता है, इसी में समझा दूं क्या, इसी में समझा दें पक्का, चलो ट्राई करते हैं यहीं पे, क्योंकि मिटो देता हूँ एक बार। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है भाई, हाँ जी, जिसको नोट करना फटाफट से नोट कर लो। मैं डायग्राम जो है उसी की जगह बनाऊंगा, दूसरा भी डायग्राम, क्योंकि जगह नहीं है बाकी। ठीक है भाई, फटाफट से नोट करिए। हाँ भाई, श्योर है। चलिए फिर, तो बात आती है अगर हम ट्रेड करना चाहें तब उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं दिखाऊंगा प्राइस, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं हम डिमांड, और इसको बोलते हैं हम सप्लाई। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है, इक्वल होती है। सिंपल। चलिए, यहीं पे प्राइस डिसाइड होता है, और यहीं पे क्वांटिटी की हम कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे। सिंपल सर। चलिए, अब देखिए, हम और हमारे देश और हमने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया ये है इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा। ये कौन सा प्राइस है हमारा, इक्विलिब्रियम प्राइस। हम अपने देश में इस प्राइस पे सामान बेचेंगे, मान लेते हैं 100 रुपए प्राइस है, हम 100 रुपए में सामान बेचते हैं। सिंपल। चलिए, सबसे पहला टॉपिक, इफ द वर्ल्ड प्राइस हाई। अगर जो वर्ल्ड है, संसार है, वो प्राइस ज्यादा रखता है हमसे, यानी कि
हम जब अब विदेशों में बेचने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं विदेशों में क्या भाव में बिक रहा है कोई सामान। जैसे पेन, मान लेते हैं ये पेन जो है वो 100, वैसे तो 20 रुपए का, मान लेते हैं पेन जो है वो 100 रुपए का। सिंपल। तो अगर मैं अपने देश में खरीदना चाहूँ, बेचना चाहूँ, तो 100 रुपए में ट्रेड करने के लिए कोई भी राजी है। ठीक है, ये पेन कितने में बिक रहा है? 100 रुपए नहीं, अपना नॉर्मल प्राइस रखते हैं, एग्जाम्पल में कंफ्यूजन नहीं होगी। मान लेते हैं जो पेन है इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हुआ कितने रुपए? 20 रुपए। ये पेन कितने का है? 20 रुपए का। हमारे देश में कितने का बिक रहा है? 20 रुपए का। वहीं पे जब मैं विदेशों में बेचने गया और विदेशों का प्राइस मैंने देखा ज्यादा है, यानी विदेशों ने, वर्ल्ड ने प्राइस ये वाला डिसाइड किया, इसको बोलते हैं सर वर्ल्ड प्राइस। वर्ल्ड प्राइस मतलब क्या होता है सर? वर्ल्ड प्राइस मतलब होता है हमारे देश को छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं उन्होंने प्राइस क्या डिसाइड किया है। सिंपल। तो अगर वर्ल्ड ने, संसार ने प्राइस ये वाला डिसाइड कर रखा है, वर्ल्ड प्राइस हमारा ये वाला है, यानी हमारे प्राइस से क्या है? ज्यादा। अब सोचो, अगर मैं अपने देश में सामान बेचूंगा तो मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। मैं कितने में बेच पाऊंगा? 20 रुपए में। लेकिन अगर वही पेन मैं विदेशों में जाके बेचूंगा, वर्ल्ड में जाके बेचूंगा, तो मेरे को 20 से ज्यादा पैसे मिलेंगे। मान लो यहाँ पे वर्ल्ड प्राइस है 30 रुपए, क्योंकि ऊपर है ना प्राइस, ये वर्ल्ड प्राइस। तो अगर मेरे को वर्ल्ड में जाके बेच रहा हूँ और मेरे को कितने पैसे मिल रहे हैं? 30 रुपए मिल रहे हैं सामान बेचने पे। वही सामान पे, वो जो प्रोडक्ट मैं अपने देश में बेच रहा था 20 रुपए में बिक रहा है, वर्ल्ड में जाके बेचूंगा तो मेरे को कितने रुपए मिलेंगे? 30 रुपए मिलेंगे, यानी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब मेरे को प्रॉफिट होगा, जैसे ही मेरे को वर्ल्ड प्राइस ज्यादा दिखेगा, तो मैं क्या कर दूंगा? अपने देश में एक्सपोर्ट बढ़ा दूंगा। और कितना एक्सपोर्ट करूंगा? यानी कि यहां से लेके, अच्छा इसको तो मैं अलग टॉपिक में समझाऊंगा, अभी अगला टॉपिक आना है भाई यहाँ से, विनर और लूजर के बारे में। ठीक है, हाँ जी, तो विनर और लूजर के बारे में समझेंगे, तब मैं समझाऊंगा कि यहां से लेके यहां तक हम क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ना? बढ़िया। तो यहां से लेके हम यहां तक इतना क्या करेंगे? हम एक्सपोर्ट। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मेरे को इस प्राइस से ज्यादा प्राइस मिल रहा है, मैं सामान बेचने गया, मार्केट में प्राइस था 20 रुपए इस पेन का, वहीं पे वर्ल्ड में जाके बेच रहा हूँ, तो फिर मेरे को कितने रुपए मिल रहे हैं? 30 में। तो मैं कहाँ पे बेचूंगा? मैं विदेशों में जाके बेचूंगा, वर्ल्ड में जाके बेचूंगा, यानी मैं क्या करूंगा? एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा। हाँ जी, एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा। सिंपल। और एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा तो कितना एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा? सोचिए, जब मेरे को इतना प्राइस मिल रहा है, तो वहां पे डिमांड कितनी थी अपने देश में? हमारे देश में तो बस इतनी डिमांड थी, ये डिमांड ही तो है। हाँ जी, इतने प्राइस पे 30 रुपए पे हमारे देश में कितने लोग डिमांड कर रहे हैं? बस इतनी। लेकिन अगर वर्ल्ड में जाऊं, मैं सप्लाई कितनी करना चाह रहा था? मैं इतनी सप्लाई करना चाह रहा था। जब प्राइस ज्यादा था तो मैं, लोग डिमांड कर रहे थे इतना, लेकिन मैं बेचना चाह रहा था इतना, तो मैं अपने देश में तो बस खाली इतना ही बेचूंगा। लेकिन ये जो फालतू जो मैं बेचना चाह रहा था इतनी क्वांटिटी, तो मैं इतनी क्वांटिटी क्या करूंगा? ये मैं एक्सपोर्ट करूंगा विदेशों में जाके। क्योंकि मैं एक सेलर हूं, जो मेरे को ज्यादा प्राइस देगा तो मैं ज्यादा सेल करना चाहूंगा, तो जो मैं इतना सेल करना चाहता हूँ इतना सेल। ठीक है, लेकिन खरीदने वाले, डिमांड करने वाले अपने देश में कितने हैं? इतने लोग हैं, बस खाली इतनी ही डिमांड की जा रही है अपने देश में, तो मैं अपने देश में इतना ही बेचूंगा। बाकी ये जो बच गया, ये कहाँ पे जाके बेचूंगा? मैं ये एक्सपोर्ट करूंगा विदेशों में। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया भाई। ये था इफ वर्ल्ड प्राइस हाई। अगर वर्ल्ड प्राइस क्या होंगे? हाई, तो मैं एक्सपोर्ट क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? परफेक्ट। उसके बाद इसी का दूसरा वहां पे बना देता हूं डायग्राम। इफ वर्ल्ड प्राइस लो, अगर वर्ल्ड प्राइस क्या होंगे? कम। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे, भाई थोड़ा छोटा बनेगा तो ध्यान से समझ लेना, डिमांड ये रहा और सप्लाई कर्व ये रहा। सिंपल। ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे डिमांड बराबर है सप्लाई के, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये है हमारे मार्केट ने जो प्राइस डिसाइड किया, जो कि मैं कह रहा हूँ 20 रुपए। सिंपल। तो अगर मैं अपने देश में बेचता हूँ सामान, तो मेरे को कितने का बेचना पड़ेगा? 20 रुपए का। लेकिन अगर मैं विदेशों में बेचता हूँ जाके सामान, तो मैं वो कितने में? अच्छा, ये क्या है? वर्ल्ड प्राइस लो। अगर वर्ल्ड प्राइस लो हो तो मान लो ये रहा हमारा वर्ल्ड प्राइस। कितना है वर्ल्ड प्राइस? 10 रुपए मान लेते हैं। ये रहा वर्ल्ड प्राइस, कितना? 10 रुपए। अब कुछ सोचिए, अगर मैं अपने देश में सामान बेचता हूँ, ठीक है, तो कितने का बिकेगा? 20 रुपए का। लेकिन अगर विदेशों में जाके बेचूंगा, वर्ल्ड में जाके बेचूंगा, तो फिर वो सामान कितने का बिक रहा है? 10 रुपए में। अब मेरे को तो लॉस हो जाएगा ना भाई। मैं क्यों बेचूंगा वर्ल्ड में जाके, संसार में जाके क्यों बेचूंगा? जब मेरे को 20 रुपए का सामान अपने देश में बेच पा रहा हूँ, तो मैं विदेशों में जाके क्यों बेचूंगा? तो इसीलिए जब मैं विदेशों में जाके बेचूंगा तो मेरे को क्या होगा? लॉस। इसलिए मैं विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं करूंगा ऐसे टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाएगा? ऐसे टाइम पे सुनिए, इस टाइम पे करेंगे हम इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्यों करेंगे? जब विदेशों में सामान 10 रुपए का मिल रहा है और अपने देश में सामान कहाँ पे कितने का मिल रहा है? 20 का, तो मैं कहाँ से खरीदूंगा? मैं खरीदूंगा विदेशों से, जो सस्ता में दे रहे हैं हमको, हम वहां से खरीदेंगे। तो बस एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी इंपोर्ट करेंगे हम कहां से? वर्ल्ड से, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? वर्ल्ड से सस्ता। इसलिए मैंने बताया था कि अगर प्राइस जो है वर्ल्ड का वो कम हो, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो वर्ल्ड का प्राइस, यानी दुनिया में सस्ता सामान बिक रहा है, हमारे देश में महंगाई हो रखी है, तो मैं कहां से खरीदूंगा? मैं विदेशों से। तो हम इंपोर्ट क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। सिंपल। अब आप खुद सोचिए, अगर इतना प्राइस है तो मैं अपने देश, दो अपने देश में 20 रुपए प्राइस है और विदेशों में कितना प्राइस है? 10 रुपए प्राइस है, तो मैं कहां से खरीदूंगा? विदेशों से। अब सोचिए, अगर प्राइस 10 रुपए में दे रहा हूँ, तो मैं कितना खरीदना चाहता हूँ? मैं डिमांड करना चाहता हूँ इतनी सारी, इतना ज्यादा खरीदना चाहता हूँ, इतनी क्वांटिटी। लेकिन हमारे देश में बेचने वाले लोग कितने हैं? बस खाली इतनी ही सेलर है बेचने वाले, क्योंकि क्वांटिटी क्या है?
क्योंकि प्राइस क्या है कम, मैं 10 रुपए अगर दूंगा तो सेलर क्या मिलेंगे, मेरे को कम मिलेंगे, इसलिए वो इतने ही सेल करेंगे सामान। लेकिन अगर वहीं पे मैं अगर प्राइस 10 रुपए दे रहा हूँ और मेरे को चाहिए बहुत सारा सामान, मेरे को कोई चीज सस्ती होती है तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं, तो प्राइस जैसे गिरा हमने डिमांड बढ़ा दी। लेकिन क्या हमारे देश में उतने सेलर हैं? नहीं, उतने सेलर नहीं है, थोड़े से सेलर हैं। तो बस बाकी सामान ये जो बच गया यहाँ से लेके यानी कि यहाँ तक का सामान, ये जो एरिया है, ये इतनी क्वांटिटी में कहाँ से परचेज करूंगा, ये पूरी इतनी क्वांटिटी मैं इंपोर्ट करूंगा विदेशों से, तो ये क्या हो गया, इंपोर्ट का एरिया। सिंपल, ये जो पूरा एरिया ये किसको दिखा रहा है, इंपोर्ट को, ये पूरा एरिया इंपोर्ट का आपका, सिंपल इतना। और ये जो एरिया है ये वाला, ये किसको दिखा रहा है, ये शो कर रहा है एक्सपोर्ट को, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं और इसी तरीके से हम एक्सपोर्ट करते हैं, सिंपल। और हाँ, ये जो है एक और तरीके से इफेक्ट होता है, ये जो ट्रेड है ये एक और तरीके से इफेक्ट होता है। ई पॉइंट, आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या, ये रहा कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज, अब कंपैरेटिव एडवांटेज से कैसे इफेक्ट होता है, सोचिए। अब हमारा देश है, हमारे देश में जो हम मान लो ये पेन बनाते हैं, तो ये पेन की कॉस्ट पड़ती है बस खाली 2 रुपए। हमारे देश में पेन की कॉस्ट पड़ती है 2 रुपए। वहीं पे चाइना के लोग, अमेरिका के लोग, बाकी देशों के लोग जो जब ये पेन बनाते हैं उनकी कॉस्ट पड़ती है 10 रुपए, यानी कि उनको बनाना महंगा पड़ता है और हमको बनाना क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तब ऐसे केस में, क्योंकि विदेश वाले जब पेन बनाएंगे तो वो महंगा बनाएंगे और हम पेन बनाएंगे तो हमारा सस्ता में बन जाता है वही पेन, सेम, सिंपल, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर सस्ती है भाई, सिंपल। चलिए, तो पेन बनाने की जो कॉस्ट है वो सस्ती है इस वजह से, और विदेशों में कॉस्ट क्या है, महंगी, तो इस वजह से मेरे पास क्या मिल जाता है, कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब मैं ज्यादा प्रोडक्शन करके विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकता हूं ज्यादा, क्यों, क्योंकि मेरा वो जो पेन है उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है, सिंपल। वहीं पे अगर मान लो मेरे पेन की जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ती और विदेशों की कॉस्ट क्या पड़ती, कम, तो वो लोग ज्यादा सामान बना के हमारे देशों में बेच सकते, हम वहां से खरीदना पड़ता, हमको इंपोर्ट करना पड़ता, सिंपल। तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो किस वजह से होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज की वजह से, ठीक है। क्योंकि एक देश को दूसरे देश के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, कुछ एक चीज बनाने में ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगती है, किसी को एक प्रोडक्ट बनाने में कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, सिंपल। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया भाई। जिसको उतारना है फटाफट से उतार लो। अब बस आपके रह गए 2 टॉपिक, एक तो रह गया विनर और लूजर वाला, और एक रह गया केस ऑफ टैरिफ। विनर लूजर मतलब हम एक्सपोर्ट करने में प्रॉफिट में है या लॉस में है वो समझ रहे हैं, और दूसरा टैरिफ यानी टैक्सेस के बारे में आपको समझना है, सिंपल। तो जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है भाई। और भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने नहीं करा आराम से कर दियो, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है भाई। हाँ भाई, शुक्र है फिर। तो चलो करते भाई, अपना अगला टॉपिक आता है विनर एंड लूजर्स ऑफ ट्रेड। यानी कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश से ट्रेड करता है तो वहां पे किसी को तो फायदा हुआ और किसी को घाटा होगा, तो बस उसके टॉपिक के बारे में सीखना है कि फायदा किसको होगा और घाटा किसको होगा। वैसे तो देखा जाता है अगर कोई देश किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है तो ना तो किसी देश को घाटा हो, मतलब किसी भी देश को घाटा नहीं होता है, हमेशा ही ट्रेड करने में एक देश को दूसरे देश के साथ हमेशा ही क्या मिलेगा, फायदा ही मिलेगा। अब इस बात को समझते हैं कैसे। तो अगर कोई एक देश दूसरे देश से ट्रेड करता है तो उसको फायदा कैसे मिलता है वो समझना है बस खाली। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक हम चालू कर देंगे, गेन एंड लॉस फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और यहाँ पे गेन एंड लॉस फॉर इंपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है भाई। चलिए, तो अगर हम ट्रेड करते हैं, एक देश किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है तो फिर फायदा होगा या लॉस होगा, बस उसके बारे में समझना है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये है प्राइस जो हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, और ये है क्वांटिटी जो हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसकी। इतनी डिमांड है देश के अंदर जिसको हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक सप्लाई, इतनी हम सप्लाई करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है। ये है इक्विलिब्रियम जहां पे डिमांड बराबर होती है किसके, सप्लाई के, इतना सिंपल। चलिए, तो मार्केट ने जो है वो इक्विलिब्रियम पे यानी कि इतना प्राइस जो है फिक्स किया हुआ है और इतनी क्वांटिटी फिक्स करी हुई है, ठीक है। ये हमारी मार्केट ने इतनी क्वांटिटी और इतना प्राइस फिक्स किया हुआ है। अगर हम विदेशों में बेचने जाते हैं सामान, तो मैंने ये बताया था
तो वर्ल्ड प्राइस होता है, अगर हम विदेशों में बेचने जा रहे हैं तो एक्सपोर्टिंग कंट्री अगर बेचने जा रही है तो वर्ल्ड प्राइस अगर मान लो उसको ज्यादा मिलता है, जैसे कि ये रहा वर्ल्ड प्राइस, ठीक है। ज्यादातर यही देखा जाता है कि जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उससे हमें ज्यादा ही प्राइस मिलता है वर्ल्ड में, तभी तो हम कोई भी देश बेचने जाएगा ना विदेशों में। अब सोचो अगर किसी प्राइस से कम प्राइस मिलेगा, अपने देश में हमारा ज्यादा प्राइस है जो मार्केट ने डिसाइड किया, और वर्ल्ड में हमें सस्ते में मतलब कम पैसे में बिकेगा हमारा सामान, तो हम वर्ल्ड में जाके क्यों बेचेंगे? कोई भी एक्सपोर्टिंग कंट्री एक्सपोर्ट क्यों करती है? ज्यादा पैसे के लिए। तो वर्ल्ड में आपको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए अपने इक्विलिब्रियम प्राइस से, सिंपल, तभी एक्सपोर्ट होता है। चलिए, तो ये रहा आपका वर्ल्ड प्राइस जो वर्ल्ड ने डिसाइड किया है, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कैसे होता है, किसको होता है, और वो चेक करना है, ठीक है। अब उसके लिए थोड़ा सा हिसाब किताब लगाते हैं, ठीक है। एक टेबल में बना रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए सारी चीजें। जैसे कि ये रहा कंज्यूमर प्रॉफिट, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। और उसके बाद भाई प्रोड्यूसर सरप्लस, और उसके बाद हम करेंगे ऑल सरप्लस, यानी कि पूरी गवर्नमेंट का, पूरे देश का सरप्लस क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंज्यूमर को भी फायदा मिलना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी फायदा मिलना चाहिए, और पूरे देश को भी फायदा मिलना चाहिए। हम तीनों के फायदे के बारे में सोच के चलेंगे, ठीक है, जब भी हम ट्रेड करेंगे। तो हमें मेन तो हमें बड़े इकोनॉमिक्स मतलब बड़े लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हमें सारे सरप्लस के बारे में देखना है, पूरी इकोनॉमी के सरप्लस के बारे में देखना है। चलिए सर, तो सबसे पहले बिफोर ट्रेड, पहला टॉपिक है बिफोर ट्रेड। अगर हम ट्रेड नहीं कर रहे थे, अगर हम इस वर्ल्ड प्राइस पे विदेशों में जाके ना बेचें, अगर हम इसी प्राइस पे अपने ही देश में बेचें, तो फिर किसका प्रॉफिट होगा, किसका लॉस होगा, बस आपको ये समझना है। एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड से ट्रेड ना करें तो समझिए, मैंने आपको बताया था अगर हम वर्ल्ड से ट्रेड ना करें, जहां पे ट्रेड नहीं होता उन देशों के अंदर ये जो एरिया होता है ना, ये पूरा एरिया शो करता है किसको, कंज्यूमर सरप्लस को। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, या फिर नहीं अलग अलग नाम दे देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अलग अलग नाम दे देते हैं भाई, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ ए, इसको बोलूंगा बी, इसको बोलूंगा सी, जो कि एक्सपोर्ट वाला एरिया है, कल समझा चुका हूं मैं, मतलब कल क्या मतलब इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। और इसको नाम दे देता हूं मैं डी। चलिए, कंज्यूमर को सरप्लस कहाँ होता है, जब हम ट्रेड नहीं कर रहे, तो ये लाइन ड्रॉ नहीं हुई होगी। अगर ये लाइन ड्रॉ नहीं हुई है तो ये पूरा एरिया किसका होता है, कंज्यूमर सरप्लस का। यानी कंज्यूमर सरप्लस कहाँ पे मिलेगा, ए प्लस बी, यानी ये पूरा एरिया किसका है, कंज्यूमर सरप्लस का, अगर ये ट्रेड नहीं हो रहा तो, ठीक है। और ये जो है डी, डी वाला जो एरिया है वो किसका है, प्रोड्यूसर सरप्लस। ये पूरा एरिया किसका है, प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी पूरे देश में कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, पूरे देश में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी कि पूरे देश में प्रॉफिट कमाया ए प्लस में बी प्लस में डी के बराबर। सिंपल इतना, पूरे देश में इतना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना, बेस्ट। आगे चलते हैं। लेकिन अगर हम विदेशों से ट्रेड करने लग जाएं, यानी कि आफ्टर ट्रेड, एक सेकंड देख लो भाई ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। चलो अभी तक तो दिखाई दे रहा है फिलहाल। हाँ जी, बात आती है आफ्टर ट्रेड। अगर कोई देश है जो ट्रेड करना चाहता है, जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, सामान बेचना चाहता है विदेशों में, तब क्या इक्वेशन होगी, तब प्रॉफिट किस किस को होगा वो समझते हैं। अगर वो विदेशों में ट्रेड करना चाहता है तो वर्ल्ड में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे हम सामान बेचेंगे, और जब उस प्राइस में सामान बेचेंगे तो खुद सोचिए ये जो ए वाला एरिया होगा, क्योंकि प्राइस अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ चुके हैं, इस प्राइस से हम कहां पे जा चुके हैं, इस प्राइस पे, सिंपल। यानी अब एक्चुअल में जो हम सामान बेच रहे हैं वो इस प्राइस पे बेच रहे हैं, सिंपल, ठीक है। अगर इससे कंज्यूमर जो था वो ऊपर प्राइस देने के तैयार था, लेकिन उसको प्राइस सस्ते में मिल रहा है, तो ये वाला जो एरिया बनेगा ना, ये वाला एरिया, ए वाला एरिया, ये बनेगा कंज्यूमर सरप्लस का। यानी उस टाइम पे जब हम ट्रेड करेंगे तो इस प्राइस से ऊपर, एक्चुअल में प्राइस हमारा तब ये वाला होगा, ये वाला प्राइस तो नहीं होगा इक्विलिब्रियम वाला, तब ये वाला प्राइस है, तो इससे ऊपर जो होगा एरिया वही तो कंज्यूमर सरप्लस होता है ना भाई, प्राइस से ऊपर जो भी एरिया होता है वो कंज्यूमर सरप्लस, तो ये भी क्या बन गया, कंज्यूमर सरप्लस। और इस प्राइस से नीचे जितना भी एरिया होगा वो सारा का सारा क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस, सिंपल, क्योंकि प्रोड्यूसर सामान बेचता है वहां पे। तो इस लाइन से नीचे जितना भी एरिया दिखा रहा है, यानी आपको दिखा रहा है कौन सा एरिया, एक तो बी वाला एरिया, क्योंकि प्रोड्यूसर यहाँ इतने पे भी बेचने को तैयार था, इतने पे भी बेचने को क्वांटिटी तैयार था, लेकिन उसे जब ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो वो ज्यादा पे प्रॉफिट कमा पाएगा, तो इसलिए ये वाला एरिया, बी वाला एरिया क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्लस में ये जो डी वाला एरिया है ये भी क्या बन गया, प्रोड्यूसर सरप्लस। और क्योंकि अब वो अपने ही देश में नहीं बेच रहा, क्योंकि अपने देश में तो खाली इतनी क्वांटिटी बेचेगा, ये जो फालतू की क्वांटिटी है, यानी कि ये जो क्वांटिटी निकली जो मैंने बताया था कल, यहां से लेके यहां तक अपने देश में वो खाली इतनी क्वांटिटी बेचेगा, तभी उसे अपने देश में प्रॉफिट मिलेगा। और ये वाला जो एरिया यहां से लेके यानी कि यहां तक, यानी कि ये वाला जो एरिया है सी वाला, ये कहां पे बेचेगा, ये विदेशों में, तो प्रोड्यूसर को यहां से भी फायदा मिलेगा, यानी कि
बी प्लस में डी प्लस में सी, यानी एक ये और एक ये और एक ये तीनों, ये पूरा ट्राइंगल जो बन गया, ये पूरा एरिया बन गया किसका, प्रोड्यूसर सरप्लस का। इतना सिंपल। यानी अगर ऑल सरप्लस देखा जाए, पूरे देश को कितना सरप्लस मिला, तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। सारे सरप्लस किसके होते हैं, देश की सरप्लस होते हैं। तो देश को कितना मिला सरप्लस, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, सिंपल। देश को टोटल सरप्लस मिला। यानी अगर आप चेंज देखना चाहो कि देश ने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया, वो चेंज देखना चाहो तो आपको पता चलेगा पहले कंज्यूमर को सरप्लस ज्यादा हो रहा था, ए और बी वाला एरिया कंज्यूमर का था, लेकिन अब केवल कंज्यूमर का कौन सा एरिया है, बस ए वाला, यानी कि कंज्यूमर को यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस। कंज्यूमर को यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस। बी वाला एरिया जो है कंज्यूमर से हटके किसके पास चला गया, प्रोड्यूसर सरप्लस में। लेकिन अगर प्रोड्यूसर के हिसाब से देखा जाए तो प्रोड्यूसर पहले डी वाला एरिया में था, बस खाली इस वाले एरिया में, लेकिन अब ये प्रोड्यूसर जो है वो बी वाले एरिया भी आ रहा है फायदे में, बी वाले एरिया भी ले रहा है, और साथ साथ में सी वाला जो एरिया है, यानी जो विदेशों में एक्सपोर्ट करता है, वो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है, किसको, प्रोड्यूसर को। यानी अगर पूरी इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो पूरी इकोनॉमी में पहले ए बी और डी पे प्रॉफिट कमाया जाता था, यानी पूरे देश ए बी और डी एरिया पे प्रॉफिट कमाता था। लेकिन अब ये जो सी वाला जो एरिया है ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया, यानी चारों एरिया में कौन सा एक्स्ट्रा है, सी वाला। तो सी वाला जो एरिया है, यानी कि ये जो एक्सपोर्ट वाला एरिया है, यहाँ से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जा रहा है देश के अंदर। इतना समझाया। यानी जो पूरा देश है पहले उसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन अब जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि कुछ सामान हम विदेशों में बेच पा रहे हैं। और कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ये जो एरिया है सी वाला, ये हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो इसी वजह से जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं वो गेन तो कमाती हैं, लेकिन वो कितना गेन कमाती हैं, ये जो सी वाला एरिया एक्सपोर्टिंग एरिया दिखा रहे हैं उतना गेन कमाती है। इतना समझ में आया। तो ट्रेड में किसी को लॉस नहीं हो रहा, इसलिए मैंने एक पॉइंट तो समझा दिया एक्सपोर्टिंग कंट्री के हिसाब से। अब इंपोर्टिंग कंट्री के हिसाब से देखते हैं कि उनको कैसे प्रॉफिट मिलता है, सिंपल, कोई भी ट्रेड करने के लिए। तो जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। एक बार देख लो फिर से, रिटर्न आ रहा हो नीचे वाला, तो थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई ठीक है, शुक्रिया, बढ़िया भाई। तो अब बात आती है किसकी, गेन और लॉस, मतलब लूज फॉर इंपोर्टिंग कंट्री। अब कोई इंपोर्टिंग कंट्री है जो इंपोर्ट पे फोकस करती है, वो ज्यादातर सामान क्या करती है, इंपोर्ट करती है विदेशों से। अब उसके लिए कैसे ट्रेड चलते हैं जो होता है वो फिक्स होता है, वो डिसाइड करते हैं, मतलब देखते हैं, चेक करते हैं। तो वही से फिर से ये प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है जो हम फिक्स कर रहे हैं, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, सिंपल। ये प्राइस, ये हो गया इक्विलिब्रियम, यहाँ पे डिमांड बराबर है किसके, सप्लाई के। ये हमारी देश ने, हमारी मार्केट ने डिसाइड किया है इक्विलिब्रियम प्राइस, सिंपल। और ये हमारे देश ने, हमारी मार्केट ने डिसाइड किया है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इंपोर्टिंग कंट्री के हिसाब से देखना है। अब कोई बंदा विदेशों से इंपोर्ट क्यों खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, क्योंकि अपने देश में कोई सामान महंगा मिल रहा होगा, विदेशों में सामान सस्ता मिल रहा होगा, तभी तो इंपोर्ट किया जाएगा ना। यानी वर्ल्ड प्राइस हमेशा प्राइस से क्या होना चाहिए, फिर नीचे होना चाहिए, तभी तो कोई देश इंपोर्ट करेगा। तो मैं मान लेता हूँ ये है वर्ल्ड प्राइस, यानी कि संसार का प्राइस, वर्ल्ड प्राइस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ WP। तो ये आ गया वर्ल्ड प्राइस। अब खुद सोचिए, अब एरिया कौन कौन से बन गए, एक तो ये वाला एरिया बन गया कंज्यूमर सरप्लस, एक ये पूरा एरिया बन गया प्रोड्यूसर सरप्लस, यानी कि बी वाला सी वाला दोनों को मिला के, ठीक है। अच्छा, सी वाला को वापस वही कर देता हूँ, तो मान लो ये वाला एरिया हो गया सी का, ठीक है, और ये हो गया डी का, ताकि इक्वेशन में आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है ये इक्विलिब्रियम था, और अगर मान लो ट्रेड नहीं होता, फिर से दोबारा यहीं पे कर लेते हैं भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस, उसके बाद भाई प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, उसके बाद ऑल सरप्लस, ठीक है। यहां पे आफ्टर, सॉरी बिफोर ट्रेड, पहले बिफोर ट्रेड। अगर हमारा देश कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा, तब हमको कितना प्रॉफिट हो रहा होता, कितना सामान बेच रहे होते, वो एक बार चेक करते हैं। तो अगर मान लो ट्रेड नहीं हो रहा था, तो ये वर्ल्ड प्राइस नहीं होता, तब इस लाइन से इक्विलिब्रियम प्राइस जो भी ऊपर होता, ज्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब कंज्यूमर जो है ज्यादा पे करने तैयार है, लेकिन प्राइस क्या मिल रहा है उसे, सस्ता। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, नीचे है। तो इस वजह से ये वाला जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया ए वाला, वो क्या होता, कंज्यूमर सरप्लस का। और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो एरिया होता है वो बी प्लस में सी वाला एरिया होता है। यानी टोटल सरप्लस अगर देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस, सॉरी बी प्लस सी नहीं, सी तो उधर है, बी प्लस डी होता, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस डी, यानी कि ये पूरा एरिया कंज्यूमर सरप्लस और ये पूरा एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाता है, सिंपल। ये कंज्यूमर सरप्लस, ये प्रोड्यूसर सरप्लस। लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड में हमें सस्ते दाम पे सामान मिल जा रहे हैं, तो हम कहां से खरीदेंगे, विदेशों से खरीदेंगे। और जब विदेशों से हम सामान खरीदेंगे, हमें प्राइस कम पड़ रहा है ना, विदेशों से सामान खरीदेंगे, तो बस इस वाले एरिया को हम क्या बोल देंगे, इस वाले एरिया को हम बोल देंगे इंपोर्ट। क्या बोल देंगे,
इंपोर्ट, क्योंकि ये एरिया क्या है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं, विदेशों से सामान खरीदा जा रहा है और ये एक्चुअल प्राइस है जो हमें पे करना पड़ रहा है, तो इससे ऊपर हम तो पे करने तैयार थे, लेकिन अब एक्चुअल प्राइस हमारे लिए क्या है, कम, तो इस वजह से ऊपर वाला एरिया पूरा क्या बन गया हमारे लिए, ये पूरा एरिया क्या बन गया, ये पूरा एरिया बन गया कंज्यूमर सरप्लस, यानी कौन सा, इस लाइन से ऊपर वाला, यानी ए बी और ये सी, तो कंज्यूमर सरप्लस आफ्टर ट्रेड, ट्रेड के बाद, ट्रेड के बाद क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी, ये बन गया कंज्यूमर सरप्लस, और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या आ जाएगा, इस प्राइस से नीचे वाला, यानी जो कि क्या बच गया, बस खाली डी, सिंपल। यानी अगर पूरा सरप्लस देखा जाए, पूरा एरिया देखा जाए, पूरे देश को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो बस कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मिला दो, यानी ए जमा में बी जमा में सी जमा में डी, यानी कि अगर ऑल ओवर देखा जाए कितना चेंज आया, प्रॉफिट हो रहा है देश को या लॉस हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस को तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि बी और सी ऐड हो गए एरिया, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस हो रहा है क्योंकि उसके पास से जो बी वाला एरिया था वो चला गया, लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए, पूरे देश के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हुआ है सी, जो कि क्या था, प्रॉफिट में, सिंपल, यानी कि हमारे देश में हमको प्रॉफिट हो रहा है, वो भी कौन कमा रहा है इस बार प्रॉफिट, इस बार कंज्यूमर प्रॉफिट कमा रहा है, सस्ते दाम पे सामान खरीद के लेके आ रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप विदेशों से ट्रेड करते हो तो आपको कभी भी लॉस नहीं होता, आपको हमेशा ट्रेड में प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा, चाहे वो मतलब कि जो वो मार्केट प्राइस हो वो कम हो, चाहे वो मार्केट प्राइस क्या हो, ज्यादा हो, यानी जो वर्ल्ड का प्राइस है वो चाहे कम हो चाहे वो ज्यादा हो, क्योंकि जब अगर प्राइस ज्यादा मिलेगा तो आप एक्सपोर्ट करना प्रेफर करोगे, और जब अगर प्राइस प्रोडक्ट का कम मिलेगा तो आप इंपोर्ट करना प्रेफर करोगे, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा टॉपिक, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम में, ठीक है, आपको समझाना पड़ेगा कि जो कंट्रीज हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज या इंपोर्टिंग कंट्रीज, वो गेन कैसे करती हैं या फिर लॉस कैसे करवाती हैं, अपना लॉस तो होता ही नहीं, आपको ये मेक श्योर करना है, उनको बताना है, ठीक है, हम वो गेन कैसे करवाती हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में, ट्रेड करने में, बेसिकली, सिंपल। चलिए, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका तीसरा टॉपिक, ठीक है, बस एक लास्ट टॉपिक रह गया जिसको बोलते हैं केस ऑफ टैरिफ। अगर कोई गवर्नमेंट टैरिफ लगा दे, टैरिफ मतलब होता है कोई कोटा फिक्स कर दे कि आप लिमिटेड ही क्वांटिटी परचेज कर पाओगे या फिर आप लिमिटेड ही क्वांटिटी सेल कर पाओगे, तो तब ट्रेड कैसे जो होता है वो फिक्स किया जाता है, उसके बारे में आपको समझना है इसके अंदर, इतना सिंपल, बढ़िया भाई। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप इतने बड़े बच्चे हो चुके हो कि आपको समझ में आ जाए, इतना आसान सा बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है। अब एक्सप्लेन कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अधिक जानकारी के लिए भाई हमारे नोट्स परचेज कर सकते हो आप, जो भी मिनिमम अमाउंट पे आप पेमेंट करके इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर लोगे, ठीक है भाई, ताकि अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है, एग्जाम से पहले। और ज्यादा बड़े नोट्स नहीं होते, छोटे से नोट्स होते हैं, ताकि आप 5-6 दिन के अंदर अपना सिलेबस जो है पूरा तरीके से कवर कर पाओ, ठीक है, आपको जो टाइम है बुक पढ़ने में ज्यादा वेस्ट ना करना पड़े अपना, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ के आप आराम से अपना सिलेबस फटाफट से कवर कर सकते हो, ठीक है। यार भैया बहुत बार हो गया, ठीक है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, ठीक है। अगला लास्ट टॉपिक करते हैं, द केस ऑफ टैरिफ, ठीक है, जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट करो, ठीक है, वो आदत बन गई है भाई बोलने की, जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट कर लेना, फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये दिखा दो भाई साइड वाला, भाई मैंने ये सब चीजें लिखी थी, ठीक है, तो और साइड में से कोई दिक्कत हो तो नोट कर लेना फटाफट से। हाँ भाई श्योर है। तो अब बात आती है द केस ऑफ टैरिफ। केस ऑफ टैरिफ का मतलब क्या है? केस ऑफ टैरिफ करने से पहले एक बार छोटी सी बात है कि टैरिफ क्या होता है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बेसिक बेसिक तौर पे समझा देता हूँ टैरिफ मतलब क्या होता है। अब देखो कोई भी जो देश है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं देश, फायदा किसमें होता है? ज्यादातर देश क्या चाहते हैं सर? ज्यादातर देश चाहते हैं एक्सपोर्ट करना, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमारे देश में विदेशी करेंसी आती है, यानी हमारे देश में डॉलर्स आते हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉफिट होता है, पैसा आता है उनके पास। कोई भी इंसान, आप खुद ही देख लो, कोई भी इंसान बेचना चाहता है ना सामान, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा, खरीदने से कौन सा प्रॉफिट मिलता है, समझे। तो कोई भी देश जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, इसलिए वो एक्सपोर्ट पे कभी भी रोक नहीं लगाते। हमेशा जो रोक लगाई जाती है, रिस्ट्रिक्शन जो लगाई जाती है, वो हमेशा किस पे लगाई जाती है? परचेज करने पे। कोई भी देश चाहता है हम अपना परचेज जो हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, वो कम से कम करें, ताकि हमारा जो पैसा है वो हमारे देश में सेफ रहे, विदेशों में ज्यादा पैसा हमारे पास से ना जाए, सिंपल। तो इसलिए गवर्नमेंट भी ऐसे ही चाहती है कि हमारे देश में से जो इंपोर्ट वो कम हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर देती है? टैरिफ लगाती है। टैरिफ को आप समझ सकते हो इस तरीके से कि गवर्नमेंट क्या लगा देती है? एक तरीके से टैक्स लगा देती है, और टैक्स लगाने से क्या होता है? जो प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मार्कर 10 रुपए का है, लेकिन मेरे को विदेशों में मिल रहा है 2 रुपए में, तो मैं कहां से खरीदना चाहूंगा? विदेशों से। लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मैं विदेशों से ये मार्कर खरीदूं, तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम इंपोर्ट क्या करें? कम करें, इसलिए गवर्नमेंट क्या लगा देती है इसके ऊपर? टैक्स। अब गवर्नमेंट कहती है 3 रुपए आपको टैक्स हमको देना पड़ेगा, तो 2 रुपए का मार्कर और 3 रुपए का गवर्नमेंट को मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, यानी मेरी जेब से कितने रुपए गए मार्कर खरीदने के लिए? 5 रुपए। मेरे को मार्कर महंगा पड़ेगा,
और इसीलिए हम इंपोर्ट क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या लगा देती है, टैक्स, जिससे प्राइस बढ़ जाते हैं और हम इंपोर्ट क्या करते हैं, कम। सिंपल। अब इससे ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये समझने वाली बात है, ठीक है, जिसको समझते हैं डायग्राम के साथ। अब समझिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वही डायग्राम फिर से कर रहे हैं। यहाँ पे शो करेंगे हम प्राइस, यहाँ पे शो करेंगे हम क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सप्लाई और इसको हम बोलते हैं डिमांड। ये हो गया इक्विलिब्रियम, सिंपल, जहां पे डिमांड बराबर होती है किसके, सप्लाई के, और यहीं पे जो क्वांटिटी है वो फिक्स हो जाती है कि हम कितनी क्वांटिटी का ट्रेड करेंगे, और यही जो प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट का प्राइस, वो फिक्स हो जाता है कि हम कितना प्राइस पे सामान खरीदेंगे, कितने प्राइस पे सामान खरीदेंगे। सिंपल। चलिए अब बात आती है, अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो टैरिफ वाला कंसेप्ट भाई एक्सपोर्ट में होता ही नहीं, इंपोर्ट के ऊपर हमेशा टैरिफ वाला कंसेप्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंपोर्ट को ही कम करना चाहती है, ठीक है। अब इंपोर्ट अगर करना चाहें तो कब कर देंगे, जब विदेशों में सामान महंगा मिल रहा होगा या फिर विदेशों में सामान सस्ता मिल रहा होगा। आप खुद सोचिए, आप कब सामान खरीदना चाहोगे, जब सामान विदेशों में महंगा मिल रहा होगा या सस्ता मिल रहा होगा, जब सस्ता मिल रहा होगा, क्योंकि तभी तो प्रॉफिट है, सस्ता सामान खरीदेंगे, समझे सर। चलिए, तो इसीलिए इंपोर्ट के टाइम पे हमेशा जो है ना, मार्केट का प्राइस यानी जो वर्ल्ड का प्राइस है वो हमेशा क्या होता है, कम, इसको बोलते हैं वर्ल्ड प्राइस। वर्ल्ड प्राइस जो कि क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है वर्ल्ड प्राइस। मान लेते हैं जैसे ये मार्कर है 10 रुपए का, हमारे देश में बिक रहा है, ठीक है, हमारे देश का इक्विलिब्रियम प्राइस है 10 रुपए, लेकिन वर्ल्ड में बिक रहा है कितने में, मान लेते हैं 2 रुपए में। सिंपल, ये वर्ल्ड का प्राइस, कोई दिक्कत नहीं। अब गवर्नमेंट क्या लगा देती है इसके ऊपर, टैक्स। अब गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, यानी कि प्राइस क्या हो गया इस प्रोडक्ट का, बढ़ गया, और प्राइस अगर बढ़ गया इस प्रोडक्ट का तो ये हो गया प्राइस नया। कब, आफ्टर टैरिफ। ये है प्राइस कौन सा, आफ्टर टैरिफ। सिंपल, ये हो गया आपके लिए नया प्राइस, जो कि कौन सा है, आफ्टर टैरिफ, टैक्स के बाद। जो कि प्राइस कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने 3 रुपए का टैक्स लगाया, तो 2 रुपए का प्राइस था, 3 रुपए का टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, तो प्राइस कितना हो गया, 5 रुपए। एक कंज्यूमर को वो सामान कितने में मिलेगा, 5 रुपए में। सिंपल। अब इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उसको समझने के लिए एक बार टेबल फिर से बना लेते हैं, जो हम अभी तक प्राइस मतलब टेबल बना रहे थे, ठीक है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले भाई वही टॉपिक, ये होता है कंज्यूमर सरप्लस, उसके बाद आता है, नहीं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उसको, उसके बाद आता है सर प्रोड्यूसर सरप्लस, और लास्ट में ऑल सरप्लस, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, इसको करेंगे हम बिफोर टैरिफ, बिफोर टैरिफ, टैरिफ देने से, टैरिफ बढ़ने से पहले, यानी टैक्स से पहले। सोचिए, अब इसको नाम दे देता हूं भाई, थोड़ा सा डॉट में कर ले इसको आराम से, ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको, ठीक है सर। चलिए, ये हो गया हमारे लिए ए वाला एरिया, ये हो गया हमारे लिए बी, ये हो गया पूरा सी, ये हो गया डी। अच्छा हाँ, समझिए, एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये होल प्राइस है, इतना मार्केट ने प्राइस फिक्स किया है, तो हम कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहेंगे, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हम सेल करना चाहेंगे, मतलब खरीदना चाहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, Q2 Q1। यानी कि अगर मार्केट ने ये वाला प्राइस डिसाइड किया है, होल प्राइस ये वाला डिसाइड है, तो हम कंज्यूमर को सरप्लस कितना होगा, इस पूरे में सरप्लस होगा। लेकिन वो अपने देश से कितना खरीदना चाहेगा, वो अपने देश से डोमेस्टिक परचेज इतना करेगा, लेकिन बाकी ये जो सारा एरिया है, मैंने बताया था ना, ये पूरा एरिया किसका बन जाएगा, इंपोर्ट का। यानी हम कितना इंपोर्ट करेंगे, Q1 से लेके Q2 तक, इतना बड़ा हमारा क्या रहेगा, इंपोर्ट वाला एरिया रहेगा, ठीक है। कब, अगर ये मतलब टैक्स नहीं लगाती गवर्नमेंट तब। सिंपल ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो फिर हमारा जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, वो ये वाला होगा, हमको सामान कितने में मिलेगा, इस प्राइस पे मिलेगा। तो इसलिए हम कितना इंपोर्ट कर पाएंगे, बस इतना इंपोर्ट कर पाएंगे, यानी हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम। और गवर्नमेंट ने टैक्स भी तो इसीलिए लगाया था, यानी Q3 से हम कितना इंपोर्ट कर पाएंगे, यहाँ तक, यानी Q4 तक। इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छा। Q3 से हम इंपोर्ट कर पाएंगे कहां तक, Q4 तक। तो अब जो हमारा इंपोर्ट वाला एरिया बनेगा, वो यहां से लेके Q3 से कहां तक बनेगा, Q4 तक एरिया बनेगा, जितना हम क्या कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे इतना एरिया। यानी कि ये जो एरिया है, ये किसको शो कर रहा है, ये इंपोर्ट को शो कर रहा है, सी वाला एरिया। इतना समझ आ गया, बढ़िया। तो इसलिए नाम देने में आसानी हो जाएगी, डी ई, ये पूरा हो गया एफ, फिर उसके बाद जी, और लास्ट में एच। इतना सिंपल। चलिए अब वापस चलते हैं, बिफोर टैरिफ। टैरिफ यानी कि टैक्स लगने से पहले, टैक्स लगने से पहले कौन सा प्राइस था, वर्ल्ड का प्राइस ये वाला था, जिस प्राइस पे हम ट्रेड करते, 2 रुपए में हम ट्रेड करते, सामान पेन कितने में लेते, 2 रुपए में। तो कंज्यूमर को सरप्लस कहां होता, इस पूरी लाइन के ऊपर वाला एरिया में, है ना भाई। यानी कि ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है, इस पूरे एरिया में कंज्यूमर को क्या होता है, यहाँ पे सरप्लस होता। यानी कौन सा एरिया, ए बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा एरिया किसका होता, कंज्यूमर सरप्लस। तो बस कंज्यूमर सरप्लस में ए प्लस में बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस में एफ, ये पूरा एरिया किसका था, कंज्यूमर सरप्लस का। अच्छा, साथ में जी भी है, तो प्लस में जी।
ठीक है। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता, इस प्राइस के नीचे जो ट्रायंगल बनेगा वो प्रोड्यूसर सरप्लस, सॉरी इस प्राइस नहीं, कौन सा, हाँ अच्छा ट्रेड से पहले ना, तो ट्रेड से पहले इस प्राइस से नीचे जो भी वो बनेगा ट्रायंगल, वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इस लाइन से नीचे कौन सा बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, यानी एच वाला जो एरिया है वो किसका है, प्रोड्यूसर सरप्लस। कितना समझ आ गया। तो पूरे देश को कितना सरप्लस मिलता, पूरे देश को प्रॉफिट क्या मिलता, तो पूरा भाई ए से लेके एच तक, तो ए जमा बी जमा सी जमा डी जमा ई एफ जी और एच, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा किसका प्रॉफिट होता, पूरे देश का प्रॉफिट होता, ऑल सरप्लस होता, सिंपल। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइस 5 रुपए कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, उस पर टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगाने से प्राइस बढ़ चुके हैं। अब हम कितना इंपोर्ट करेंगे, देखिए ये प्राइस हो चुके एक्चुअल प्राइस जिसपे हमको सामान खरीदने को मिलेगा, ये वाला प्राइस एक्चुअल प्राइस है जिसपे हम सामान खरीदेंगे। तो इसके ऊपर हम तैयार थे ना, इतना पैसे देंगे तैयार थे, लेकिन हमें प्राइस इतने में ही मिल जा रहा है सामान, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, कंज्यूमर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, इस प्राइस से ऊपर वाला सारे एरिया, यानी कौन सा, ए बी और ये सी वाला एरिया, यानी कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ए बी और सी वाला एरिया हो गया। और ये एरिया कब हुआ, ये टैक्स के बाद, यानी कि आफ्टर टैरिफ, ये एरिया कब बचा, आफ्टर टैरिफ, आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद, सिंपल। और प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कब होगा, अब देखो ये वाला प्राइस हो चुका है, इसके नीचे जो भी ट्रायंगल बचेगा वो सारा किसका प्रॉफिट है, प्रोड्यूसर का। तो इस लाइन के नीचे कौन सा सॉरी, इस लाइन के नीचे कौन सा एरिया है, बस ये वाला एरिया है, यानी कि डी और एच, बस ये एरिया किसके बन गए, डी जमा में एच, ये किसका एरिया है, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस, डी और एच वाला, सिंपल। यानी कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है ये वाला, यानी कि ई एफ जी, ये सारा का सारा एरिया क्या हो रहा है, छूट रहा है, समझे। इतना हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इतना हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है, ये किसका एरिया था पहले, ई एफ जी किसका एरिया था, ये ई एफ जी भैया कंज्यूमर का एरिया था, यानी कंज्यूमर को यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, समझे, कंज्यूमर को यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस। लेकिन एक बात और है छोटी सी, जो कि मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करी, वो कौन सा एरिया है, यहाँ पे ऐड करूं, चलो भाई यहीं पे ऐड कर देते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा कॉलम आ जाता है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी आ गई है, गवर्नमेंट इंक्लूड कर रही है, गवर्नमेंट टैक्स कमा रही है, तो टैक्स से गवर्नमेंट को भी पैसा होगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा, और जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलेगा तो भाई गवर्नमेंट का सरप्लस तो बनेगा। तो ये आ जाता है छोटा सा एरिया किसका, ये आ जाता है गवर्नमेंट का सरप्लस, सिंपल। तो पहले गवर्नमेंट का सरप्लस क्या था, नील, गवर्नमेंट एक भी रुपए नहीं कमाती थी, गवर्नमेंट कितना कमाती, पहले टैक्स था ही नहीं तो गवर्नमेंट कमाती नहीं थी पैसा। लेकिन अब सोचिए, अब जो है हमारे देश के लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कितनी क्वांटिटी का, इतनी क्वांटिटी का, देख रहे हो, इतनी क्वांटिटी का हमारे देश के लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब इतनी क्वांटिटी का इंपोर्ट करेंगे तो समझिए वो लोग पैसा देंगे, मतलब कि गवर्नमेंट को कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से, मतलब कितनी क्वांटिटी मान लेते हैं, लाइन से लिख देता हूँ, ये मान लो 0, ये 1, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, नंबर दे रहा हूँ भाई, नंबर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे देते हैं ना, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, सिंपल। ऐसे मान लो ये 6 हो गया, ये 7, सिंपल। इस तरीके से मैंने नंबर दिए। अब देखो इजी हो जाता है समझना। तो देखिए हम इंपोर्ट करने के लिए तैयार थे यहां से लेके यहां तक, अगर गवर्नमेंट टैक्स न लगाती, यानी हम कितना इंपोर्ट करते विदेशों से, 1 से लेके 5 तक का, यानी कि 5 क्वांटिटी हम खरीदते, जिसमें से एक जो क्वांटिटी थी वो डोमेस्टिक परचेज होती, और जो बाकी 4 क्वांटिटी हमने खरीदी वो क्या होती, वो होती इंपोर्ट, है ना। 1 से लेके 5 तक मतलब 4 क्वांटिटी तो बनी, 1 2 3 4, सिंपल। तो 4 क्वांटिटी हम इंपोर्ट करते। लेकिन अब क्या बात हुई, हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाने से प्राइस बढ़ चुका है, यानी अब जो है इंपोर्ट है वो छोटा सा हो चुका है, यानी कि इतना सा एरिया है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक, यानी कितनी क्वांटिटी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 2, मतलब 1 2, मतलब खाली 2 क्वांटिटी, यानी कैसे निकाला हमने, Q4 माइनस में Q3 करके, जो कि कैसे निकला, 4 माइनस में 2 करके, जो कि कितना है इंपोर्ट का एरिया 2, यानी हम कितनी क्वांटिटी का इंपोर्ट कर रहे हैं, 2 क्वांटिटी का, सिंपल। लेकिन 2 क्वांटिटी का इंपोर्ट कर रहे हैं हम, जो गवर्नमेंट को पैसा देंगे खाली 2 क्वांटिटी का जो पैसा देंगे, क्योंकि पहले क्वांटिटी हम 4 इंपोर्ट कर रहे थे, अब 2 ही क्वांटिटी का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पैसा किसका भी देंगे, खाली 2 क्वांटिटी का। और गवर्नमेंट को कितना पैसा देंगे हम, 5 रुपए के हिसाब से, हम कितने रुपए के हिसाब से देंगे, 5 रुपए। लेकिन क्या वो सामान 5 का था, नहीं, वो सामान किसका था, 2 रुपए का, समझे, वो सामान किसका था, 2 रुपए का। तो गवर्नमेंट को कितने पैसे का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट के कितने रुपए बचेंगे, 5 रुपए हमने गवर्नमेंट को दिए कि हमको सामान खरीदना है, परचेज करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा के प्राइस बढ़ा दी थी, हमने गवर्नमेंट को 5 रुपए दिए, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा बस खाली 2 रुपए, यानी गवर्नमेंट को कितने रुपए का प्रॉफिट मिल गया, गवर्नमेंट को मिल गया 3 रुपए का प्रॉफिट, सिंपल। और हमने गवर्नमेंट से कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, एक ये और एक ये, यानी 2 क्वांटिटी खरीदी है, तो 3 गुना में 2, यानी गवर्नमेंट को प्रॉफिट एक्चुअली में मिलेगा कितने रुपए का, 6 रुपए का, समझे। और वो 6 रुपए क्या होंगे, वो होंगे ये वाला एरिया, ये जो एफ वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना 6, वो 6 रुपए ये वाला एरिया होगा, यानी गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट मिला वो कितने का मिला, एफ वाले एरिया का, समझे।
ये तो इंपोर्ट हमने किया इतनी क्वांटिटी का, हमको लग रहा है कि हमने ज्यादा इंपोर्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट ने पैसा कमा लिया। वो कितना पैसा कमाया? इस वाले एरिया का, एफ वाले एरिया का, समझे? गवर्नमेंट ने पैसा कमाया। अब गवर्नमेंट चाहे तो विदेशों से खुद इंपोर्ट कर ले उस पैसे, और कुछ भी करे, हमको क्या लेना देना, लेकिन इतना प्रॉफिट जो है वो किसने कमा लिया? गवर्नमेंट ने कमा लिया। तो ये एफ वाला एरिया क्या है? गवर्नमेंट का सरप्लस। हाँ, लेकिन एक बात तो है, टैक्स लगाने की वजह से ई और जी, ये जो दो एरिया बचे हैं ई और जी, जो कंज्यूमर सरप्लस में आते थे पहले, कंज्यूमर सरप्लस में आते थे पहले, ये ना तो कंज्यूमर ने खरीदी क्वांटिटी इतनी, तो इस वजह से ना तो कंज्यूमर कमा पाया इसका प्रॉफिट, और ना ही गवर्नमेंट ने इतनी क्वांटिटी खरीदी। जब कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट फालतू खरीद के क्या करेगी? तो इस वजह से ना गवर्नमेंट ने खरीद पाई, समझे? तो इस वजह से ये तो एक्चुअल में क्या हुआ? लॉस, अगर पूरे एरिया इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो, समझे? तो मैं समझा क्या रहा हूँ, गवर्नमेंट पहले इंटरफेयर नहीं करती थी तो इसलिए उसका प्रॉफिट था जीरो, लेकिन अब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट पैसे कमा रही है, यानी एक प्रोडक्ट पे कितने रुपए कमा रही है? 3 रुपए का टैक्स ले रही है। और हमने कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करी थी? खाली 2 क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस हमें ज्यादा लगे थे, इस वजह से गवर्नमेंट ने कितने रुपए कमाए? 6। और वो कौन सा एरिया है? ये वाला जो गवर्नमेंट पैसे कमा रही है। हमारा इंपोर्ट का एरिया सी वाला एरिया है, और गवर्नमेंट जो पैसे कमा रही है कौन सा एरिया है? एफ वाला। सिंपल। यानी अगर ऑल सरप्लस देखा जाए, टोटल सरप्लस क्या बन गया? अब पूरा सरप्लस बन गया ए जमा बी जमा सी जमा में डी जमा एच जमा में एफ, सॉरी पहले एफ फिर जमा में एच कर देता हूं, ठीक है? ये पूरा सरप्लस बन गया। सिंपल। यानी अगर देखा जाए आफ्टर टैक्स, टैक्स टैरिफ देने के बाद हमारे पास चेंज क्या आया, यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, चेंज देखा जाए तो देखो कंज्यूमर को हो रहा है लॉस, क्या कि उसकी 4 क्वांटिटी चली गई, 4 एरिया चले गए, यानी कि डी का लॉस और ई का लॉस, मतलब ये सारे सारे क्या है? लॉस वाले एरिया, यानी लॉस हो रहा है डी ई एफ और जी, ये सारे के सारे एरिया क्या हो गए? चले गए। इतना हम ट्रेड नहीं कर पा रहे। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को हो रहा है सरप्लस, क्योंकि अब प्राइस बढ़ चुके हैं, इस वजह से प्रोड्यूसर सामान बेच पा रहा है ज्यादा, तो इस वजह से इसको तो हो रहा है प्रॉफिट डी को, ठीक है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी सरप्लस मिल रहा है, कौन सा वाले एरिया का? एफ वाले एरिया का। तो जो कंज्यूमर के पास से गया वही प्रोड्यूसर ने ले लिया, वही किसने ले लिया? गवर्नमेंट ने। तो डी और ऑफ गवर्नमेंट के पास चले गए। यानी अगर ऑल चेंज देखा जाए, पूरी इकोनॉमी में क्या चेंज हुआ, तो पूरी इकोनॉमी में लॉस हो गया। किसका? किसका लॉस हो भाई? एक तो डी और एफ ले लिया ना, हाँ, तो डी और एफ ले लिया इन्होंने, तो ई और जी का। तो ई वाला ये जो एरिया है और जो जी वाला एरिया है वो हमारे पास से क्या हो गया? चला गया। देखो पहले ई और जी, तो पहले हम ट्रेड में प्रॉफिट कमा लेते थे, लेकिन अब कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, ना गवर्नमेंट, ना कंज्यूमर, ना प्रोड्यूसर। तो ई और जी का क्या हो गया? एक्चुअल में लॉस हो गया। तो लॉस कब होता है? जब गवर्नमेंट क्या लगा देती है? ट्रेड लगा देती है, यानी टैरिफ लगा देती है। जब गवर्नमेंट रोकती है, पाबंदियां लगा देती है, तब हमें इकोनॉमी में ट्रेड करने में क्या होता है? लॉस होता है। वरना इकोनॉमी को हमेशा ही क्या होता है? एक देश को दूसरे देश से ट्रेड करने में क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट मिलता है, समझे? तो हमने समझा दिया आपको विनर कब होती है कंपनी, मतलब इकोनॉमी, या फिर लूजर कब होती है इकोनॉमी, ठीक है? चाहे वो एक्सपोर्ट करे चाहे वो इंपोर्ट करे, हमेशा ही वो गेन करेगी। लेकिन कब? जब केस आ जाएगा टैरिफ का, जब बात आ जाएगी टैक्स लगाने की, तब जो इकोनॉमी है वो क्या करने लग जाएगी? लॉस कमाने लग जाएगी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंपोर्ट उससे रुक जाता है ना, तो इस वजह से। और कौन से एरिया का? ये जो ई और जी वाला एरिया है, ये कंपनी मतलब जो इकोनॉमी है वो लॉस कमाना चालू करेगी। और जब आप एक्सप्लेन करना चालू करो, जब ये केसेस पूछना चालू करे आपसे, जब वो पूछना चालू करे विनर और लूजर के बारे में, तब आप ये समझा के आओगे अच्छे तरीके से, इसको समझा के आओगे। और ये जो बात मैंने समझाई है, टेबल बना के भी समझाना, लेकिन इसके बाद ये जो टेबल में मैंने एक बात समझाई है, इनको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके, जैसे आप बचपन में 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ना आपने, वो ट्रायंगल बनाने वाला या फिर सर्कल बनाने वाला मैथ के अंदर क्वेश्चन आते थे, मैथ पढ़िए 10वीं तक, उसमें एक वो आता था, क्या बोलते हैं, आपको प्रकार से या फिर जो कंपास होता था उससे यूज करके आपको ट्रायंगल बनाना पड़ता था, या फिर क्या बोलते हैं ड्राइंग करनी पड़ती थी, या फिर मैथ के अंदर ही आता था ये सब्जेक्ट, ठीक है? तो वो बनाने के बाद क्या आप ऐसे छोड़ के आ जाते थे? नहीं, अब वो ट्रायंगल वैंगल बनाने के बाद उसके बाद स्टेप्स लिख के आते थे कि वो आपने बनाया कैसे, कंस्ट्रक्शन कैसे किया उस डायग्राम का, समझे? और क्या लिखते थे? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, समझे? ड्रॉ एन आर्क ऑन ए पॉइंट ए एट ए डिग्री ऑफ 60 डिग्री एंगल ऑफ, जो भी वो आपका डायग्राम होगा उस हिसाब से, समझे? तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन लिख के आते थे कि आपने वो सारा का सारा डायग्राम बनाया कैसे। सेम जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा डायग्राम बनाना है, डेफिनेशंस लिखनी है जितनी आपको आती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की, टैरिफ की, सब चीज की, ठीक है? उसके बाद ये जो कंसेप्ट है मैंने समझाया टेबल की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड का है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अच्छे तरीके से, तो जितना मैंने टेबल में समझाया वही आपको एक्चुअल अपनी भाषा में लिख के आना है वहां पे, समझे? अपने पेन से कॉपी से कि ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है, ट्रेड कितना होता, ये एक्चुअल में ट्रेड इतना ही होता, ये डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता, ये हमारा इंपोर्ट कहलाता, लेकिन टैरिफ लगने की वजह से इतना हम ट्रेड कर पा रहे हैं, उसमें से भी ये तो डोमेस्टिक ट्रेड है और ये जो है इंपोर्ट है, ये वाला लॉस हुआ, ये वाला लॉस हुआ, समझे? ये बातें आपको वहां पे समझानी है लिख लिख के, ठीक है भाई? तभी आपके पेज भरेंगे, तभी आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, समझे सर? चलिए, यहां पे खत्म होता है आज का टॉपिक।
ठीक है। और ये पूरा चैप्टर भाई 7वां चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना भाई। और अगर आपने पहले कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। मजा सा आ जाता है जब आप कहते हो ना भैया पहले से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रखा था, आपके बोलने की जरूरत नहीं है, तो सर मजा सा आ जाता है आनंद से। भाई दिल से थैंक यू आपको उसके लिए, ठीक है। और आपने नहीं कर रखा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही है, बराम बाद में कर दिया आराम, तो कोई आफत तो आ ही नहीं रही ना भाई। हाँ जी, हम भी हैं, आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। हाँ, एक चीज और, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना। बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखते हैं हम कि आप जल्दी से जल्दी नोट्स परचेज करके अपनी जो क्लासेस है वो पूरी कर पाओ। 5-6 दिन के अंदर आप आराम से नोट्स से पढ़ सकते हो, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। बुक की तरह बड़ा सिलेबस नहीं होता नोट्स के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में समझाया गया होता है हर चीज। चलिए भाई, तो नोट्स परचेज करना चाहो तो परचेज कर लेना, बाकी ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल, और टाटा बाय बाय। ठीक है, जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। मतलब खत्म हो गया, अब आगे क्या चलना अगले चैप्टर पे। ठीक है भाई, बाय बाय।